हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी एवं अन्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की सामान्य हिंदी की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर करें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अपना स्कोर भी हमको कमेंट करें कि आपसे कितने प्रश्न अटैम्प्ट हो पाए हैं इसमें। इसी के आधार पर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी को थोड़ा सा हार्ड उस पे करेंगे, हार्ड बेस पे करेंगे, क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा इजी नहीं आता है, पेपर हार्ड बनकर आता है। तो आप सभी से उम्मीद है कि लेवल थोड़ा सा हार्ड ही चूज़ करें एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सादा सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो मेरिट बनती है उन हार्ड प्रश्नों के आधार पर ही बनती है। जो जितने हार्ड पेपरों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है उसी के आधार पर जो पेपर की मतलब मेरिट होती है वो बनती है। तो आप थोड़े से हार्ड क्वेश्चनों को ही ज़्यादा अपने ध्यान में रखें, उनको लेकर चलें। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा हिंदी पीजीटी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2021 का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो 2021 पीजीटी हिंदी का पेपर है। पहला प्रश्न है, जे हाल मिसकी मुक्कुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतियाँ। ठीक है, बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो हमको बताना है कि जो ये पंक्ति दी हुई हैं वो किस रचनाकार की हैं। अमीर खुसरो की हैं, कबीर दास की, रज्जब की, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो आंसर ए सही हो जाएगा। अमीर खुसरो के द्वारा ये लिखी हुई प्रमुख पंक्तियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का। ठीक है, ये हमारी रचना कृति है। इसको हमें बताना है कि 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। क्षमा शर्मा की है, मोहिनी छाबड़ा की है, महेश दर्पण की, वीरेंद्र सक्सेना की है। तो आंसर हो जाएगा ए सही। क्षमा शर्मा के द्वारा लिखी हुई है 21वीं सदी का लड़का। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कृति है। काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियाँ, थैंक यू, सद्दाम हुसैन, लव स्टोरी आदि इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी नोट करें साथ में कि क्षमा शर्मा के कौन कौन से और कहानी कृति हैं और कहानी संग्रह है। तो इसी आधार पर हमने ये थोड़ा सा इसमें डिटेल भी दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो वो क्लियर हो जाए। तो इसी आधार पर इसमें हमने जो रखा है वो रखा है कि क्षमा शर्मा का थोड़ा सा डिटेल है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लेखक के नाम सही नहीं है। ठीक है, हमें मिलान करना है कि कौन सी रचना लेखक के साथ सही मैच नहीं कर रही है, उसके द्वारा नहीं लिखी हुई है। तो पहला है जुलूस रुका है विवेकी राय का, दूसरा है शिखरों के सेतु से प्रसाद सिंह का, और चौथा है तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र की, और चौथा है सदाचार का तावीज। ये श्रीलाल शुक्ल की नहीं है, ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी हुई रचना है, व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई ने जितने भी मतलब रचनाएं लिखी हैं मोस्टली वो व्यंग परक रचनाएं हैं, और हरिशंकर परसाई एक व्यंग कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। और ठीक है, तो सदाचार का ताबीज हमेशा याद रखें, हरिशंकर परसाई की है। और भी इनकी रचना है, कभी हरिशंकर को जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। मतलब एक शब्द है जिसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, और वो तालव्य हमें ध्वनियाँ बतानी है। जैसा कि हम लोगों को पता है हमारे स्पर्श व्यंजन टोटल 5 होते हैं। ठीक है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, और नासिका। तो इस प्रकार से ये मूल रूप से 5 होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो हमें तालव्य ध्वनियाँ बतानी हैं, यानी कि तालु से जहाँ जो ध्वनियाँ स्टार्ट होती हैं तो वही ध्वनियों का हमें प्रयोग करना है। तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि चा, चा, छा, जा, झा और या, ये 5 ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियों में आती हैं। इसी आधार पर इनको यहाँ तालव्य कहा गया है। और इसका तालव्य ध्वनियों का एक सूत्र है, आप कभी नहीं सूत्र से अगर ध्वनियों को याद करेंगे, स्पर्श व्यंजनों को याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसका है एक मतलब सूत्र है, सूत्र मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट कर लें अपने नोट्स में। तो है ई चू ईशा नाम। ठीक है, ईचू ईशा नाम तालु। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि ई आता है, ईश्वर हो जाता है। हमें स्वर भी कभी याद नहीं करने पड़ेंगे कि कौन से स्पर्श व्यंजन के हैं, मतलब जो
स्वर हैं वो कौन से स्पर्श व्यंजन के हैं, कौन से किसके हैं। तो इनके आधार पर हम अगर सूत्र के आधार पर इनको याद करेंगे तो बहुत जल्दी से एकदम हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रख लें। और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, एक वीडियो हमने बनाया है संस्कृत मतलब हिंदी क्या है उसका नाम, स्पर्श व्यंजनों की व्याख्या सूत्र सहित, ऐसा कुछ नाम है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे तो मिल जाएगा। तो सूत्र के आधार पर है, तो सभी सूत्र के आधार पर हमने स्पर्श व्यंजनों की व्याख्या की है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर एक बार वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। और ये सूत्र याद जरूर रखें, यूचु ईसा नाम तालु, इससे आप कभी भी याद मतलब भूलेंगे नहीं, ठीक है। यूचु या है यहाँ पर, यूचु यशा नाम तालु, ठीक है। ई नहीं है यहाँ पर, ई है और चा वर्ग के सारे जितने भी वर्ड हैं वो हैं, और या है और शाह है, ठीक। इसके आधार पर यूचु ईसा नाम तालु, ये इसका सूत्र हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है बीड़ा पाड़ी में समास है, इजी सा प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा, आप लोग गैस करके बताएं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य किसी दोनों दो पद होते हैं प्रत्येक समास में, इसके दोनों पदों के अलावा कोई अन्य पद प्रधान होता है और उसी को हम बहुव्रीहि समास में रखते हैं। अन्य पद जैसे बीड़ा पाड़ी यानी कि सरस्वती जी, तो इसी आधार पर बीड़ा है, पाड़ी मतलब हाथ होता है, ठीक है, हाथ में है जिनके बीड़ा, तो सरस्वती जी को हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। तो इजी सा प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आप लोग गैस करके हमें बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विश्वनाथ ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद ने, रामकुमार वर्मा ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, विश्वनाथ ने ही रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। आप लोग याद रख लें इस चीज़ को कि विश्वनाथ के द्वारा ही ये दोनों नाम दिए गए थे। श्रृंगार काल जो दिया गया था वो रीतिकाल को, ठीक है, और स्वर्ण काल भक्ति काल को विश्वनाथ ने ही दोनों नाम दिए हैं। इसके बाद इसमें कोई खास चीज़ नहीं है व्याख्या में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, छोटी हल्की गोली और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है, ठीक है। ये हमको बताना है कि किस प्रकार का वाक्य है ये, ठीक है। इसमें अल्पविराम और पूर्णविराम कहाँ और किस प्रकार के आधार पर सही शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो आंसर पहला हम देख लेते हैं, ऑप्शन 3 अल्पविराम और 1 पूर्णविराम है इस लाइन में। इसके बाद है 3 अल्पविराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्णविराम है। इसके बाद है 4 अल्पविराम है और 1 पूर्णविराम है, और 4 अल्पविराम है 1 योजक चिन्ह है और 1 पूर्णविराम है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 सही। इसमें 3 जगह अल्पविराम है और 1 योजक चिन्ह है, ठीक है, और साथ ही और 1 पूर्णविराम है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा, योजक चिन्ह किसी दो समान चीज़ों के बीच में या फिर अपोजिट चीज़ों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है, इसे योजक चिन्ह बोलेंगे। तो इसी आधार पर ये इसका आंसर जो होगा 2 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार लगा लें। इस प्रश्न पर बहुत बार एग्जाम में आता है और एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुक्तक छंद किसने किया है, अज्ञे के द्वारा है, निराला के द्वारा है, मुक्तबोध के द्वारा या धूमिल के द्वारा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही, यानी कि निराला ने मुक्तक छंद की रचना की है, ठीक है। जैसे कि उनकी जूही की कली है, उसमें उन्होंने मुक्तक छंद की बहुत फेमस रहे हैं मुक्तक छंद के लिए निराला जी। तो आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी एक बार व्याख्या। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है। हिंदी में मुक्तक छंद के, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मुक्तक छंद लिखे, लेकिन हिंदी में मूल रूप से मुक्तक छंद आधुनिक काल में जो लिखा गया है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा हुआ है। और मुक्तक छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं चलती है और ना ही तुकांत पर होती है। पाश्चात्य आधुनिक कविताओं में यह मुक्तक छंद की वीटमैन है, ठीक है। आधुनिक कविता में मुक्तक छंद के प्रवर्तक वीटमैन है, ठीक है, आधुनिक कविता में, ओके। हिंदी में नहीं मानेंगे, हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आधुनिक काल में, ठीक है। इससे पहले हिंदी में बहुत सारे मुक्तक, जैसे बिहारी ने लिखा है तो वो ब्रज भाषा में लिखा है, और बहुत सारे कवियों ने मुक्तक छंद की मतलब व्याख्या की है, मुक्तक छंद लिखे हैं। लेकिन आधुनिक हिंदी काल में जो हिंदी में लिखा गया है मुक्तक, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है। और पाश्चात्य आधुनिक कविता में वाइटमैन है। तो पाश्चात्य आधुनिक कविता में वाइटमैन को याद रखें, और हिंदी में जो याद रखना है आधुनिक कविता में, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद रखना, ओके। इसके बाद मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस बात में टेलीफोन पर
किस कारक में प्रयुक्त होता है। तो ये हमें कारक चिन्ह, जैसा कि हमें पता होता है कि कारक चिन्ह हमारे हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वही कारक चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। तो संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या फिर करण कारक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 करण कारक को लेते हैं। करण कारक का हमने एक बार व्याख्या की है, जिन्होंने कारक चिन्ह नहीं पढ़े हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमने बहुत अच्छे से समझाया है कारक चिन्हों को। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर कारक चिन्हों वाला वीडियो को जरूर देख लें, तो आपको पूरी तरीक़ा से सारा का कुछ समझ आ जाएगा कारक चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो ठीक है, तो इसमें नंबर 4 हो जाएगा, करण कारक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नरसिंह जी का मायरा किसकी कहानी है, तो आंसर हो जाएगा हरिदास, रहीमदास, मीराबाई और अशखान। तो आंसर जो नरसिंह का मायरा है वो मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ है, क्योंकि मीराबाई नरसिंह की मतलब जो नरसिंह हैं वो मीराबाई के गुरु थे, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा इन्होंने दीक्षा अपने हिंदी साहित्य के विषय में जो भी उन्होंने लिखा है वो इन्हीं से दीक्षित होकर लिखा है। तो नरसिंह का मायरा ये सॉरी इनके गुरु सॉरी मैं भूल गई, इनके गुरु का नाम नरसिंह नहीं है, इनके गुरु का नाम रविदास है, ठीक है। रविदास के रविदास इनके गुरु थे मीराबाई के, और इनने नरसिंह का मायरा एक इनकी रचना है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी हमारा पाणिनि के द्वारा लिखी हुई फेमस रचना है अष्टाध्यायी। और एक बार इसको देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी की जो इतिहास क्या है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं, ठीक है। पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। यह संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन 700 ईसा पूर्व में लिखा 8 अध्याय में एक ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं और 700 ईसा पूर्व है, और लिखा हुआ संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है, ठीक है। कि छायावाद में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो छायावाद में प्राप्त जो शैलियाँ हुई हैं उसमें से एक प्रतीक शैली है, तो उस शैली का जो प्रभाव है वो किस साहित्य से मिलता जुलता है। तो अंग्रेजी साहित्य से है, फ्रांसीसी है, बंगला से है, फारसी से है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 सही, ठीक है, 2 सही हो जाएगा। आंसर फ्रांसीसी साहित्य से मैच खाता है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाट के बीच में साबुत बचा न कोई। ये पंक्तियाँ हमको बतानी हैं कि किसकी हैं। बहुत ही अच्छी सी पंक्तियाँ हैं कि चलती चाकी को देख कर रहा कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये वर्तमान परिस्थितियों को कबीरदास ने देखते हुए उन पर व्यंग किया है। तो ये उसमें अब ये बताना है कि प्रस्तुत शब्द शक्ति कौन सी है। तो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या फिर कोई भी नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 सही। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है इस पंक्तियों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ठीक है। युग्म को सुमिलित करना है, उनके कवि को उनकी रचनाओं से सुमिलित करना है। तो पहला है इंद्रावती नूर मोहम्मद, और हंस जवाहर कासिम शाह की है, चित्रावली उस्मान की है, मधुमालती मंझन की है। तो मधुमालती कुतुबुन की है, ठीक है। ये इसमें कुतुबुन लिखा है, ठीक, कुतुबुन की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 सही, ठीक है, क्योंकि मधुमालती कुतुबुन की नहीं है, ये मंझन की है, मंझन की रचना है, मधुमालती मंझन की है। और मृगावती है वो कुतुबुन की है। बाकी ये सारा सही है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की, हंस जवाहर कासिम शाह की, चित्रावली उस्मान की। और इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या फिर उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 सही, प्रत्योत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्योत्पन्नमति, यानी कि तुरंत अपना आंसर सूझ आए, जिसे उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रत्योत्पन्नमति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोगवाद द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग लाभप्रद होता है। ये कथन बताना है हमको किसका है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन है हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञे और रघुवीर साय। तो आंसर अज्ञे के द्वारा है, क्योंकि प्रयोगवाद में सबसे ज़्यादा जो प्रगतिशील काम किया है वो अज्ञे ने किया है। तो इसी आधार पर जो ये पंक्तियां हैं, एक बार पंक्तियों को दोबारा से फिर करेंगे रिपीट, क्योंकि भूल नहीं जाए, पंक्तियां बहुत जल्दी से दिमाग से उतरती हैं। तो हैं पंक्तियां हैं, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, ठीक है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग लाभप्रदायक होता है प्रयोगवाद का, इसीलिए ये अज्ञे का कथन है, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, जब ते इत इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, कर पे मुख चंद धरे सजनी नित सोचत हैं तू कहाँ मन मारे। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में संचारी भाव का प्रयोग, संचारी भाव का उल्लेख है, तो वो बताना है कि कौन सा इसमें संचारी भाव का प्रयोग हुआ है। मोह संचारी भाव का हुआ है, स्मृति संचारी भाव का हुआ है, विव्रत वितर्क का हुआ है, या फिर ग्लानि का है। जैसा कि हमारे हिंदी काव्य शास्त्र में 33 प्रकार के जो संचारी भावों का उल्लेख हुआ है, तो उन संचारी भाव में ये पंक्तियां हमें बतानी है कि किस संचारी भाव से रिलेटेड हैं। तो एक बार पंक्तियों को दोबारा से हम करेंगे। पंक्ति हैं, जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे। ठीक है, कर पे मुख चंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। तो जैसा कि हमें पंक्तियों को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये पंक्तियाँ किस आधार पर कही हुई हैं, तो इसमें स्मृति से रिलेटेड हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, ये सजनी जो है अपने प्रीतम को याद कर रही है, तो इसी आधार पर हम लगाएंगे कि इसमें संचारी जो भाव है वो स्मृति संचारी भाव का प्रयोग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी व्याख्या थोड़े से अच्छे से हमने विस्तृत ढंग से की है, तो आशा है आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। पहला है मोह संचारी भाव। मोह संचारी भाव क्या होता है? दुख, चिंता, भय, वियोग आदि के कारण चित्त में विक्षिप्त हो जाने को मोह की संज्ञा दी जाती है। चेतनाहीन होना, ज्ञान का नष्ट हो जाना, भ्रम उत्पन्न हो जाना, इसके अनुभव हैं। ठीक है, इसमें अनुभव भी स्पष्ट हुए हैं, तो आप लोग इसे अपने नोट्स में इनको जरूर ऐड कर लें। ठीक है, दूसरा है स्मृति संचारी भाव। स्मृति संचारी भाव में है पूर्व अनुभूति वस्तुओं के स्मरण को स्मृत कहते हैं। मोह को चढ़ाना, भवों को चढ़ाना, चंचलता आदि इसके अनुभव हैं। ठीक है, जैसे देख के गुस्सा हो जाना, या फिर मतलब अपनी कुछ एक्सप्रेशन देना। इसके साथ ही वितर्क में संचारी भाव संदेह तथा अनिश्चितता के कारण मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना ही वितर्क है। ठीक है, दूसरा है ग्लानि संचारी भाव। मानसिक अवस्था अथवा मन की खिन्नता का नाम ही ग्लानि है। ठीक है, जो मन में मतलब खिन्नता आ जाती है, उसका ही इसमें स्पष्ट किया है कि मानसिक अव्यवस्था, जैसे कभी कभार परेशानी में मन बहुत परेशान हो जाता है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो मानसिक अव्यवस्था, मन की खिन्नता का नाम ही ग्लानि है। मन का उल्टा उचटना, किसी काम में मन न लगना, इसका अनुभव है। ठीक है, ये इसके अनुभव हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा अनुभव, कौन सा संचारी भाव किस प्रकार का है। ठीक है, सोम प्रभु सूरी की रचना है, तो कुमार पाल चरित, और दूसरा है कुमार पाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि और भविष्य कथा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सही, आंसर हमारा सही जो होगा वो होगा 2 सही, कुमार पाल। ठीक है, कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु की रचना है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या एक बार। सोम प्रभु की रचना कुमार पाल प्रतिबोध, ठीक है, 1184 ईस्वी में लिखी हुई है। ये 1184 में लिखा है ये रचना। ठीक, 1184 में यह एक गद्य और पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य चंपू। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में जो रचनाएं लिखी जाती हैं उन्हें चंपू कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। तो ये रचना जो सोम प्रभु की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, तो ये दोनों में लिखी हुई है, यानी कि ये चंपू काव्य है। वहीं कुमार पाल चरित हेमचंद का है, भविष्य कथा धनपाल का है, प्रबंध चिंतामणि मेघतुंग सूरी का है। ठीक है, आदि इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची बताना है, रस है, निचोड़ है, अर्क है और सार है। तो आंसर हो जाएगा 3 सही, अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। देख लेते हैं इसमें जो सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द अर्क, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीच, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, तरणी और पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुपाली, मार्तंड आदि ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग इसको याद रख लें। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन बताना है कि कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4, यरलव, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद दूसरा है यथाशक्ति में समास है, तो जहाँ पर अव्यय युक्त जो जिन वर्णों का प्रयोग होता है, जिन वर्णों में वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसमें अव्यय समास जो यथा है, यथा शक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा।
यानी कि जिन वर्डों में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर कहीं कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उनके वाक्य में या फिर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम अव्यय शब्द बोलते हैं। तो जहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसी के आधार पर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है, ठीक है। तो बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला हुआ है। तो कामायनी, पल्लव, परिमल, चिदंबरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 चिदंबरा जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। और हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी रचना को मिला था, ठीक है, चिदंबरा को। और ये 1968 में मिला था। 1968 में सबसे पहले हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदंबरा को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। उत्तर का विलोम देना है। तो प्रश्न है दक्षिण है, पूरब है, अनुत्तर है, ठीक है। तो आंसर जैसा कि हमें पता ही चल गया होगा, आंसर थर्ड हो जाएगा, पूरब का पश्चिम होगा। बाकी सब तीनों का जो विलोम है वो उत्तर है। इसके बाद दूसरा है प्रश्न, फूल मरे पे मरे न बांसु, यह प्रसिद्ध युक्ति किस कवि की है। मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं, फूल मरे पे मरे न बांसु, ये किसकी है। दादू दयाल की है, कबीर की है, रैदास की या फिर जायसी की है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 सही। जायसी के द्वारा ये प्रसिद्ध पंक्ति लाइन उल्लेखित है, फूल मरे पे मरे न बांसु, यह प्रसिद्ध उक्ति जायसी की है, जो पद्मावती ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है। इसके साथ ही दस कुमार चरितम के रचयिता हैं। तो जैसा कि हमने बताया था बहुत सारी रचनाओं को, तो दस कुमार चरितम जो है दंडी की रचना है, ठीक है। दंडी की रचना है दस कुमार चरितम। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जब मैं संस्कृत के जो कवियों को उल्लेख या परिचय कराऊंगी, जब उनको पढ़ाऊंगी, तो प्रत्येक कवि की सारी संपूर्ण रचनाओं का उल्लेख और उनके नाम सहित सबको समझाऊंगी। और आज इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट सभी से है कि आपने कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू।